हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली 10th क्लास है हमारी और 10th क्लास में हम लोग देख रहे हैं भारत और समकालीन विश्व सेकंड की हम लोग बात कर रहे थे। उसी में सेकंड चैप्टर हमारा प्रारंभ हो रखा है जिसमें हम देख रहे थे भारत में राष्ट्रवाद। क्लियर है। तो अभी तक हम जितना इसमें पढ़े हैं कि कैसे आपका 1919 में आपका खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ, कैसे असहयोग आंदोलन आपका प्रारंभ हुआ, उसके बाद ही कैसे हिंदू मुस्लिम एकता पर आपका बल दिया गया, गांधी जी ने कैसे इसे बढ़ चढ़ाकर आपके आगे की तरफ इसको बढ़ाया और कैसे आंदोलन में आपका आप जब हमारा असहयोग आंदोलन शुरू हो रहा था कैसे लोगों ने स्कूल कॉलेज वकीलों ने कोर्ट को छोड़ दिया और कैसे लोग इसमें आपका कूदने लगे और आंदोलन कैसे बढ़ चढ़ कर चला, कैसे विदेशी वस्तुओं का इन्होंने आपका बहिष्कार किया। इन सभी को हम लोग देख चुके हैं। फिर हमने इसके थोड़ा लूप होल्स देखा कि आंदोलन ज़्यादा लंबे समय तक अपनी स्थिरता को नहीं बनाए रखा, लोग धीरे धीरे अपने काम पर लौटने लगे, लोग कोर्ट में वापस आपका जाने लगे। तो ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने इसमें आपका देख लिया था। क्लियर है। तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड पर और वहाँ से आगे हम लोग अपना कंटिन्यू करेंगे और उसको हम लोग उससे आगे देखेंगे। तो कल जब हम लोग आपका देख रहे थे लास्ट लेक्चर जब इसमें हुआ था तो आंदोलन के भीतर क्या थी, अलग अलग जो धारा थी वो शुरू हो चुकी थी। इसको हमने देखा था कैसे लोग आ गए थे, इन सबको हमने देखा कैसे लोग इस समय वापकर खड़े हुए। ठीक, चलिए इसके बाद थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं कि ग्रामीण इलाकों में विद्रोह, कि ग्रामीण इलाकों में क्या इसकी कंडीशन थी और कैसा ग्रामीण इलाके में इसका इम्पैक्ट आपको देखने के लिए मिला। कह रहे हैं शहरों से बढ़कर असहयोग आंदोलन देहात में फैल गया, कि कैसे आपका शहरों से आंदोलन बढ़ता है और देहात की तरफ कैसे ये आंदोलन फैला। देहात मतलब होता है गांव, ग्रामीण क्षेत्र को हम देहात बोलते हैं, कि कैसे ये आपका देहात फैला है। कह रहे हैं युद्ध के बाद देश के सभी भीतर भागों में चले किसानों और आदिवासियों के संघर्ष ने इस आंदोलन में समा गया। कह रहे कि देश के भीतर असहयोग आंदोलन तो आपका फैल रखा था, वो चल रहा था, लेकिन देश के अंदर अगर कोई भी कहीं भी किसी भी कोने पर किसान और आदिवासी जो संघर्ष हो रहे थे वो संघर्ष भी किसमें समा गए, आपके असहयोग जो आंदोलन था उसमें समा गए। यानी कि आपके क्षेत्रीय और जो किसी प्रांत पर भी अगर कोई आंदोलन बड़े मार्क्स रूप में यानी कि बहुत बड़े रूप में था वो आखिर में किसमें समा गया, असहयोग आंदोलन में। अब कह रहे हैं कि अवध में सन्यासी बाबा रामचंद्र किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। अवध, अगर आप लोग बात देखें अवध का तो आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश को आप जो आपका लखनऊ वाला क्षेत्र है इस पूरे क्षेत्र को आप मान सकते हैं कि अवध का क्षेत्र है और इसमें किसानों की समस्या को लेकर एक आंदोलन चल रहा था जिसको सन्यासी बाबा रामचंद्र एक व्यक्ति थे जो किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। बाबा रामचंद्र इससे पहले कि फिजी में गिरगढ़ में आपके मजदूर के तौर पर काम कर चुके हैं। उनका आंदोलन तो का तालुकदारों और जमींदारों के खिलाफ था जो किसानों से भारी भरकम लगान और आपके तरह तरह के कल वसूल रहे थे। किसानों को बेगारी करनी पड़ती थी, पट्टेदार के तौर पर उन पे पट्टे आपके निश्चित नहीं होते थे, उन्हें बार बार आपका पट्टे को जमीन से हटा दिया जाता था ताकि जमीन पर उनका अधिकार स्थापित नहीं किया जा सके। किसानों की मांग थी कि लगान कम किया जाए, बेगार खत्म हो जाए, आमदनी जो दमनकारी जमींदारी आपका सामाजिक बहिष्कार किया जाए। बहुत सारे स्थानों पर जमींदारों को नई धोबी सुविधाओं से वंचित किया जाए। नई धोबी व्यवस्था जो है का बंद फैसला लिया गया कि जिस तरह की नई आपकी सुविधा है, नई चीजें हैं, उन सभी को आपका बंद किया जाए। तो अब आपको पता लगा कि कैसे आपका जो भी आपका क्षेत्रीय आप कोई भी आंदोलन हो रहा था वो किस तरह से आपका असहयोग आंदोलन में समाहित होता जा रहा था। ठीक, अब देखिए जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गांव का दौरा किया। अवध मतलब जो भी आपके पूर्वी यूपी का क्षेत्र था उन सब का उन्होंने दौरा किया है। ठीक, दौरा किया, गांव वालों से बातचीत की, उनकी व्यवस्था को समझने का प्रयास किया। अक्टूबर तक जवाहरलाल नेहरू ने बाबा रामचंद्र और कुछ अन्य लोगों के नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन किया। तो कौन सी सभा बन गई, एक नई सभा का गठन हुआ जिसका नाम था अवध किसान सभा।
क्लियर है? किसने शुरू वहां गठन किया? जवाहरलाल नेहरू में। अध्यक्ष कौन बने? सन्यासी बाबा रामचंद्र बने। क्लियर है? अब कह रहे हैं कि महीने भर पूरे इलाके में संगठन के गांव में 3000 से मतलब 300 से ज्यादा आपकी शाखाएं बन चुकी। हुआ क्या? 300 से ज्यादा आपकी जो शाखाएं थी बन गई आपकी। अगले साल असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो कांग्रेस ने अवध के किसान को इस आंदोलन में शामिल किया गया, लेकिन किसानों के आंदोलन में ऐसे स्वरूप विकसित हो चुके थे जिन्हें कांग्रेस का नेतृत्व खुश नहीं था। आप कह रहे हैं कि किसानों को लेकर जो आंदोलन हो रहा था और जिस तरह का स्वरूप का मतलब है स्थिति जैसी विकसित हो रही थी, उससे किसान का नेतृत्व यानी कि जो कांग्रेस को लीड कर रहा था वो किसानों के इस बनते स्वरूप से खुश नहीं था। 1921 में जब आंदोलन फैला तो तालुकोदारों और व्यापारियों के आपके मकानों पर हमले होने लगे, बाजारों में लूटपाट होने लगी, अनाज के गोदाम पर कब्जा कर लिया गया, बहुत सारे स्थान पर स्थानीय आपके नेता किसानों के समझा जा रहे। गांधी जी ने ऐलान किया कि कोई भी लगान नहीं भरेगा और जमीन गरीबों में बांट दी जाएगी। महात्मा गांधी के नाम पर लेकर अपनी सारी कार्रवाई और आकांक्षाओं को सही ठहराया गया। अब हुआ क्या? कहा तो ये गया था कि कोई भी किसी प्रकार का सहयोग नहीं करेगा। कहा यह गया था कि आप लोग टैक्स नहीं दोगे, कोई भी किसी जमींदार को, किसी तालुकेदार को आप टैक्स पेयर नहीं करोगे, किसी के यहाँ कोई आप जबरन आप मजदूरी या काम नहीं करोगे। लेकिन हुआ क्या? उसके कुछ हमको रिएक्शंस देखने के लिए मिले। जैसे बहुत सारे किसान, बहुत सारे लोगों ने जमींदारों के घरों पर हमला कर दिया, जो उनके कागज गिरवी रखे थे उनको जला दिया गया, उनके घरों को लूट लिया गया, अनाजों के जो गोदाम थे उन पर कब्जा कर लिया। और ये सारी चीजें हो रही थी और स्थानीय नेता उनको समझा रहे थे, क्लियर है कि ऐसा मत करो। लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि गांधी जी ने ऐलान कर दिया है कि आपको कोई लगान नहीं भरना है और कह रहे सारी जमीन किसमें बांट दी जाएगी? आपसी गरीबों में बांट दी जाएगी। और ये सब कुछ किसके नाम पर हो रहा था? महात्मा गांधी के नाम पर। आज तो देखिए, अगर कोई भी आदमी या कोई व्यक्ति, कोई नेता कोई ऐलान करता है, किसी प्रकार का कोई अपना भाषण रिलीज करता है, तो उसको हम सही रूप में हम तक सोशल मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से हम तक पहुंच जाता है। लेकिन एक समय था जब इतना पत्राचार इतनी अच्छी नहीं थी, तो गांधी जी ने कुछ और कहा और लोगों तक मैसेज कुछ और गया। तो इस आंदोलन में कुछ ना कुछ ऐसा देखने के लिए मिला और कह रहा है कि जितनी भी कार्रवाई थी और आकांक्षाओं को सही ठहरा गया। आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी के संदेश और स्वराज के विचार का कुछ और मतलब निकाल लिया। इसी आंदोलन में क्या दिखाया गया था? एक विचार आया था स्वराज। स्व मतलब स्वयं, राज मतलब शासन, यानी कि हमारा खुद का राज ही स्वराज होगा। अब स्वराज का मतलब आदिवासी किसान, यानी कि वे किसान जो आपका जंगलों में रहते थे, अपनी खेती करते थे, इन्होंने स्वराज का मतलब कुछ और निकाल लिया। जबकि मीनिंग क्या था कि अंग्रेजों को यहां से हटाना है और भारतीयों का शासन स्थापित करना है, उसी को हमने कहा था स्वराज। जबकि उन्होंने क्या निकाल लिया? कह रहे हैं कि आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी के संदेश और स्वराज के विचार का कुछ और ही मतलब निकाला। एग्जाम्पल के लिए, आंध्र प्रदेश के गड़ुमू पहाड़ियों में 1920 में शुरू की गए उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैल गया। अब क्या हो गया? आंध्र प्रदेश में एक गोरिल्ला जो है आंदोलन आपका फैल जाता है 1920 में। समय कौन सा है? अब भी असहयोग आंदोलन चल रहा है जिसको गांधी जी ने शुरू किया है। क्लियर है ना? इतना तो अगर आपने पीछे की क्लास रिवीजन करी होगी तो आपको पता रहेगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूं, जिन बच्चों को नहीं पता है या नए जुड़े हैं, थोड़ा सा अगर आप लोग इसको लिंक करके चलेंगे तो सारी चीजें आपकी पूरी साफ हो जाएंगी। ठीक, अब आप देख रहे थे ना कि असहयोग आंदोलन आपका जनवरी 1921 में शुरू हुआ था, ठीक है। और उससे पहले आप लोग यहाँ भी मैं आपको बता रहा था कि क्या हुआ। आखिरकार दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन की कार्यक्रम पर मोहर लगी कि अब कांग्रेस क्या चलाएगी? असहयोग आंदोलन। तो कब से शुरू हुआ? दिसंबर 1920 से असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, ठीक। और कौन चलाएंगे इसको? तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलेगा। यही हम लोग आपका देख रहे थे। और इसमें कहानी क्या थी कि हम लोग विदेशी कपड़ों का आपका बहिष्कार करेंगे, लगान नहीं देंगे, स्कूल नहीं जाएंगे, कॉलेज नहीं जाएंगे, सरकारी नौकरी को छोड़ देंगे, विधानसभाओं में चुनाव का बहिष्कार करेंगे, ताकि असहयोग का मतलब है
पूरी तरह से अंग्रेजों का सहयोग ना करना ही असहयोग था। और बहुत बड़ी मात्रा में भारतीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसमें ग्रामीण क्षेत्र कम था, बल्कि शहरी क्षेत्र में यह आंदोलन बहुत अपने वर्चस्व रूप में सामने आया। और ग्रामीण क्षेत्र को हम लोग पढ़ रहे हैं कि कैसे जो गांव के आपके आंदोलन थे, किसान सभा वगैरह वगैरह, ये लोग भी इसमें कैसे समाहित हो रहे थे और कैसे अवध में जाकर जवाहरलाल नेहरू ने आपका एक अवध ग्राम सभा का गठन किया, जिसकी 300 से अधिक शाखाएं खुली। और ये सब किसको नेतृत्व कर रहे थे? तो ये सब असहयोग आंदोलन में ही अपना सपोर्ट कर रहे थे। तो अब देखिए, आदिवासियों ने क्या निकाल लिया, स्वराज का मीनिंग कुछ और निकाल लिया। यानी कि जो स्वराज बताया गया था वो स्वराज बिल्कुल अलग था आदिवासियों के लिए। जो व्यक्ति जंगल में रह रहा है, उनका जंगल उनसे छीन लिया गया हो, वो अब उसी जमीन पर आपका मजदूरी कर रहे हो, उनका दमन और शोषण हो रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति के लिए तो उग्र होना बड़ा लाजमी है। तो क्या हो गए? उग्र हो गए। और वहां के लोग युद्ध पैटर्न कैसे करते थे? गोरिल्लाई तरीके से। गोरिल्लाई तरीका मतलब पेड़ों पर छिपकर, पहाड़ियों में छिपकर, दीकुओं पर, दीकू मतलब वो व्यक्ति जो गैर आदिवासी हैं उन पर हमला करते थे। ठीक। अब कह रहे हैं कि कांग्रेस ने इस तरह के संघर्ष को स्वीकार नहीं कर सकती थी। कह रहे जिस तरह से ये सब हो रहा था, कांग्रेस उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। कौन सी कांग्रेस है? ये वही कांग्रेस है जो आजादी के लिए काम कर रही है। क्लियर है? अब देखिए, आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रों की तरह ये सभी अंग्रेजों की सरकार बड़े बड़े जंगलों में लोगों के दाखिले होने पर पाबंदी लगी थी। लोग इन जंगलों में ना तो आपका मवेशियों को आपके चरा सकते थे, ना ही जंगलवान के लिए लकड़ी या फल बीन सकते थे। इससे पहाड़ों व लोग आपका परेशान और गुस्साए थे। पहले उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ा, बल्कि उन्हें लगता था कि उनकी परंपरागत अधिकार भी आपके छीनते जा रहे हैं। क्या हो गया कि जो भी उनके ट्रेडिशनल जो उनके राइट्स हैं वो आपका छीन रहे हैं। किस कारण से? जब आपका पहाड़ी क्षेत्र में लोग घुस रहे हैं और घुसकर उनको वो आपका परेशान कर रहे हैं, तो उससे वो गुस्सा भी हुए और परेशान भी हुए, और उनसे जो उनकी रोजी रोटी है उस पर भी वो असर पड़ रहा था। क्लियर है? क्योंकि जमींदारी व्यवस्था भारत में आ चुकी थी। जंगल को में भी अब आपका कमर्शलाइजेशन, जैसे कि आप देखेंगे रबड़ की प्लांटेशन, कहवा की प्लांटेशन, चाय की प्लांटेशन, ये सब चीजें के आपके पौधे लगाए जा रहे थे। और कौन लगा रहा था इनको? अंग्रेज लगवा रहे थे आदिवासी लोगों पर। यानी कि जो उनका ट्रेडिशनल काम था वो खत्म हो रहा था और उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब हमारा सब कुछ छिन रहा है। जब सरकार ने उन्हें सड़कों के निर्माण के लिए बेगार करने पर मजबूर किया। बेगार का मतलब समझते हो आप? बेगार का मतलब है आप किसी से काम कराओ और काम के बदले आप उसको पैसा ना दो, उसको बोलते हैं बेगारी, बेगार। तो सरकार क्या कर रही थी? सरकार का कौन सी मतलब है यहाँ सरकार से? तो यहाँ सरकार से मतलब है ब्रिटिश सरकार से। क्योंकि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? 1920 का समय पढ़ रहे हैं, और 1920 में भारत में कौन शासन कर रहा है? ब्रिटिश एम्पायर। महारानी का जो क्राउन है वही शासन कर रहा है ना। तो कह रहे हैं कि जब सरकार ने सड़क निर्माण के लिए, जब भी सड़क बनी तो उसमें मजदूरों से काम कराया गया, और वो कैसा था? बेगार था। जबरदस्ती उनको काम कराते थे और उनको उसके बदले में वेतन नहीं मिलता था। तो कार्य के बदले में वेतन ना मिले तो उसको बोलते हैं बेगार। इसलिए मैंने आपको बेगार को एक्सप्लेन किया है कि बेगार का मतलब क्या है। ठीक है, ध्यान रहेगा। अब देखिए, लोगों ने बगावत कर दी। अब आप लोगों से काम करवाओगे और काम के बदले पैसा नहीं दोगे तो लोग क्या करेंगे? ऑब्वियस है कि बगावत ही करेंगे। उनका नेतृत्व करने वाले अलूरी आपका सीताराम एक दिलचस्प व्यक्ति थे। उन्होंने दावा किया कि उनके पास बहुत सारी विशेष शक्तियां हैं। अब जब व्यक्ति ये अलूरी सीताराम इन लोगों का नेतृत्व करने आए कि हमसे जबरदस्ती काम कराया जा रहा है और काम के बदले कुछ हमको वेतन नहीं मिल रहा है, तो हम लोग अब क्या करेंगे? हम आंदोलन पर ही उतरेंगे। तो ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि मेरे पास कुछ विशेष शक्तियां हैं। कैसे कहते हैं? विशेष शक्तियां। वह सटीक खगोलीय अनुमान लगा सकते हैं। सटीक मतलब होता है सही, अनुमान मतलब गैस करना कि ऐसा ही होगा, इस तरह से अब ये होने वाला है। ऐसे कुछ व्यक्ति होते हैं जो पहले से प्रेडिक्ट कर देते हैं। लोगों को स्वास्थ्य कर सकते हैं। कह रहे हैं कि हम जो लोग हैं मैं उनको स्वस्थ कर सकता हूं, और कह रहे हैं गोली भी उन्हें नहीं मार सकती। ऐसा कौन कह रहे हैं? अलूरी सीताराम कह रहे हैं। राजू के व्यक्तित्व
अलूरी सीताराम राजू उनका पूरा नाम है। कह रहे हैं राजू के व्यक्तित्व से चमत्कृत विद्रोहियों को विश्वास था कि वह ईश्वर का अवतार है। अब लोगों ने क्या मान लिया कि ये राजू जो व्यक्ति हैं, अलूरी सीताराम राजू, ये ईश्वरीय अवतार है। ठीक, राजू महात्मा गांधी की महान गुणता गाते थे, तो लोग इन्हें क्या मानने लगे, ईश्वर का अवतार मानने लगे। कहाँ के लोग? बेसिकली जो आपके जनजातीय लोग हैं वो उनको अवतार मान रहे। और ये किसका गुणगान कर रहे थे? ये महात्मा गांधी का गुणगान करते थे। उनका कहना था कि वह असहयोग से प्रेरित हैं। और इस समय आप देख रहे हैं कि दिसंबर 1920 से एक आंदोलन चल रहा है जिसका नाम है असहयोग आंदोलन। उसी से वो प्रेरित हुए थे। उन्होंने लोगों को खादी पहनने, खादी मतलब जो हम लोग चरखे से कता हुआ जो सूत से धागे जो कपड़ा बनता था उसको हम खादी कहते हैं, शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया कि आप लोग खादी पहनिए और शराब पीने को छोड़िए। साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि भारत अहिंसा के बल पर नहीं, केवल बल प्रयोग के जरिए ही आजाद हो सकता है। तो ये कह रहे हैं कि अगर आप केवल ये कहेंगे कि बिना मारपीट के देश आजाद हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, ये राजू कह रहे हैं, बल्कि हमें बल का प्रयोग करना पड़ेगा और बल के आधार पर ही हम लोग आजाद हो सकते हैं। क्लियर है? अब इसी में देखिए, गोल्डोम विद्रोह ने पुलिस पर हमला किया, ब्रिटिश अधिकारियों को मारने की कोशिश की गई, स्वराज प्राप्ति के लिए गोरिल्ला युद्ध चला और 1924 में राजू को फांसी दे दी गई। राजू अपने लोगों के बीच लोक नायक बन चुका था। लोक नायक का मतलब है उनको न्याय दिलाने वाला। तो राजू की कहानी आपने सुना कि कैसे आदिवासियों में एक हीरो थे। क्लियर है? और कैसे आप देख रहे हैं कि जब उनकी परंपरागत चीजें नष्ट हो रही थी, जंगल नष्ट हो रहा था, तो कैसे उन्होंने आंदोलन को नेतृत्व किया। तो एक कंडीशन, एक स्थिति इस असहयोग आंदोलन में जो आदिवासी लोगों की थी खास कर वो हमने देखा। और ग्रामीण क्षेत्र में क्या स्थिति थी, पट्टेदार किसानों के यहाँ कैसे आपका बेगारी करनी पड़ती थी, पट्टेदार निश्चित ऊपर निश्चित होते थे और बार बार उनको पट्टे से हटा दिया करते थे। तो इस चीज को हमने इसमें आपका देखा था। क्लियर है? अब देखिए, इतना हम लोग देख लिए। असहयोग के भीतर की जो अलग धाराएं हैं, जो आपके विचार हैं, उनको देखा। तो हमने ग्रामीण क्षेत्रों में अवध की स्थिति को देख लिया, जनजातीय जो आदिवासी लोग थे वो क्या किसान है, कैसा उनका जीवन है, इसको हमने देख लिया। अब इसके बाद बढ़ते हैं अगले की तरफ और अगला पॉइंट पर हम लोग आपका विचार करेंगे और हम लोग देखेंगे बागानों में स्वराज। कि जो बागान हैं उन बागानों में आपका स्वराज कैसा है, क्या चीज है, उनको हम लोग समझेंगे और स्वराज का मतलब क्या है। ठीक, चलिए। तो अभी जितना पिछला पढ़ा है हमने, इसमें कोई क्वेरी, कोई डाउट, कोई चीज आपको समझ नहीं आई है किसी बच्चे को, तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले आप मुझसे पूछ सकते हैं। थोड़ा सा स्कोर पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। कह रहे हैं कि महात्मा गांधी के विचारों और स्वराज की अवधारणा के बारे में मजदूरों की अपनी समझ थी। कह रहे जो मजदूर हैं, महात्मा गांधी के का स्वराज अलग था और मजदूरों का जो स्वराज था वो अलग था। असम में बागानी मजदूरों के लिए आजादी का मतलब था कि उनकी चार दीवारी से वे जब चाहें जहां जा सकते हैं। अब देखिए, असम में आप जानते हैं कि बहुत बड़े चाय बागान हैं और ये किसके द्वारा लगाए गए थे? उस समय अंग्रेजों के द्वारा। तो उनके लिए आजादी का केवल एक ही मीनिंग था जो वो सोचते थे। वो क्या सोचते थे कि जो ये चार दीवारी है, हम जब मर्जी आ सके, जब मर्जी जी सके, हमारे लिए तो यही आजादी है। उनमें से उनको बंद रख के किया गया। उनके लिए आजादी का मतलब था कि अपने गांव के संपर्क में रखें। 1959 में इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत एक एक्ट आया था, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बागानों के काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाजत के बागान से बाहर जाने की छूट नहीं थी। ये एक्ट बनाया गया था बागान मालिकों के लिए। जो लोग बागानों में काम करते हैं वे अपने बिना मालिक के पूछ कर बागों को छोड़कर नहीं जा सकते। बागानों को कैसे बागान? चाय के जो बागान हैं वो उनको छोड़कर आपका नहीं जा सकते। यह इजाजत उन्हें विरले ही आपका कभी मिलती थी और ऐसा कभी कभार की था कि उनको वो लोग आजादी दे दें कि आप बाहर चले जाइए। जब भी उन्हें असहयोग के बारे में सुना तो हजारों मजदूरों ने अपने अधिकारों की अवहेलना करने लगे। उन्होंने बागानों को छोड़ दिया, अपने घर चले गए। उनको लगता था कि गांधी राज आ रहा है, इसलिए अब तो हर एक को गांव में जमीन मिल जाएगी। लेकिन
अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाए। अब घर को तो उन्होंने, अब देखिए पहले बागानों में काम कर रहे थे, गांधी जी के असहयोग को सुना और गांधी जी के असहयोग को मिलकर वो अपने गांव की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन वो अपने मंजिल पर नहीं पहुंच पाए। कहां पकड़ लिए? रेलवे और स्टीमरों की हड़ताल के कारण वे रास्तों में ही फंस गए और उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और उनकी बुरी तरह पिटाई की गई। तो क्या कंडीशन हुई? असहयोग आंदोलन के दौरान जो आपकी चीजें घटना घटित हो रही थी, चाहे आपका वो जनजातीय क्षेत्रों में हो, चाहे आपका ग्रामीण क्षेत्रों में हो, चाहे आपका शहरी क्षेत्रों में हो, चाहे वो असम के बागान मालिक उनके साथ कैसे मतलब बर्ताव कर रहे थे, आप लोगों ने इनको देखा। बाकी शेष को हम लोग कल लेक्चर में देखेंगे। किसी बच्चे या कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। फिलहाल हम लोग आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।